गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका स्वागत है आज के वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। इसके पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी राउट लॉ और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। उसी बात को कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर फिर से एक बार। कुछ ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस हम लोग सीखेंगे और उसके बाद अपनी बात को आगे ले चलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक बात आ रही है राउट लॉ की, राउल्ट लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ वोलेटाइल component ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी proportional टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन। इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। ये हम लोगों ने वहाँ पे राउल्ट लॉ में डिस्कस किया था। अगर हम यहाँ पर इसी डिस्कशन को आगे लेके चलें और उस फार्मूले को फिर से मेंशन करें जो कि हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, जहाँ पर आया था हमारे पास फॉर अ वोलेटाइल कंपोनेंट पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट, और दूसरे के लिए पी बी इज इक्वल टू एक्स बी पी बी नॉट। अब आपको पता है एक्स ए एंड एक्स बी ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हम एक्स बी को क्या 1 - एक्स ए लिख सकते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल रखना कभी भी अच्छा नहीं होता, और ख़ास तौर से जब वो डिपेंडेंट हो। इस हिसाब से अगर हम यहाँ पर डाल्टन लॉ को यूज़ कर लें तो वैल्यू क्या होती है। डाल्टन लॉ के हिसाब से पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। वैल्यूज़ को अगर हम प्लेस करेंगे तो फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी की वो दूसरी वाली वैल्यू 1 - एक्स ए और पी बी नॉट। जब इसको एक्स ए के टर्म एक जगह कलेक्ट कर लीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट प्लस पी बी नॉट। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पी एस। तो अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें, इस वाले को इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, तो मेन इक्वेशन हमारी ये थर्ड वाली बनी जो कि कंबाइंड फॉर्म है दोनों का। अगर आप ध्यान से देखिए तो हर एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में, तीनों में एक चीज़ बड़ी खास है कि जो वेपर प्रेशर है दैट इज रिलेटेड विद मोल फ्रैक्शन। और मैथमेटिक्स के हिसाब से क्योंकि दोनों पे पावर 1 है, इसलिए ये ग्राफ लीनियर होने चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ इक्वेशन 1 की, साथ ही इक्वेशन 2 की भी और इक्वेशन 3 की भी। तीनों में लेफ्ट साइड में वेपर प्रेशर के टर्म है, चाहे वो पार्शियल वेपर प्रेशर हो चाहे टोटल, और राइट साइड में मोल फ्रैक्शन का टर्म है और उसकी पावर 1 है। आपको पता है अगर x और y दोनों ही टर्म्स की पावर 1 होती है तो ग्राफ लीनियर बनता है। तो ये कन्फर्म है कि ये ग्राफ तीनों ही जो बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन होंगे। आइए हम लोग दोनों एक्सेसेस ड्रॉ कर लेते हैं। वाई एक्सेस पे हम लोग वेपर प्रेशर लेंगे और एक्स एक्सेस पे हम लोग मोल फ्रैक्शन लेंगे। मोल फ्रैक्शन में हम एक काम कर रहे हैं, ऑन दी लेफ्ट ओरिजिन हम एक्स ए को 0 ले लेते हैं और राइट साइड में कहीं एक पॉइंट ले ले रहे हैं जहाँ पर एक्स ए 1 है, और इसी पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दे रहे हैं सो दैट वी कैन एस्टिमेट। आपको पता है किसी भी सोल्यूशन के लिए जो वैल्यू है वो एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन 1 से ऊपर कभी नहीं होगा। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 के लिए ग्राफ प्लॉट करते हो तो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, या तो एक्स ए 0 है या एक्स ए 1 है। मैं यहाँ पर इक्वेशन कॉपी कर रहा हूँ, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी ए नॉट। थोड़ा ध्यान से देख लेंगे, कुछ मैथमेटिक्स लगेगी यहाँ पर। और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं और उस टेबल के अंदर एक्स ए की वैल्यू को 0 या 1 प्लेस कर लें। वैसे ग्राफ ड्रॉ करने में एक सबसे बेसिक बात होती है कि आप एक वेरिएबल की वैल्यू प्लेस करते हो और दूसरे की वैल्यू को फाइंड करते हो। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, बट किसी एक की वैल्यू, जिसकी वैल्यू प्लेस करते हो वो एक्स एक्सेस पे आता है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स ए को सपोज किया है। और इसके करस्पॉन्डिंग जब वैल्यूज़ रखेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में,
तो XA को 0 रखते ही PA 0 हो जाएगा और XA को 1 रखते ही PA नॉट यानी कि एक नॉन जीरो वैल्यू हमको मिलेगी। तो यहाँ पे दो पॉइंट आ गए। कौन कौन से पॉइंट आ गए? एक आ गया 0 0 और दूसरा पॉइंट आ गया 1 और PA नॉट। इन दोनों पॉइंट्स को 0 0 तो यहाँ पर आ जाएगा और 1 PA नॉट को हम यहाँ सपोज कर ले रहे हैं और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से PB के लिए भी हम लोग वैल्यू काउंट कर सकते हैं। 1 माइनस XA PB नॉट। और अब जब आप XA की वैल्यू को प्लेस करेंगे तो इसके साथ में आपको PB की वैल्यू मिलेगी। XA को फिर से आप वही रख सकते हैं 0 और 1। 0 रखते ही ये वैल्यू नॉन जीरो मिलेगी और 1 रखते ही ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब ये जो PB नॉट है वो ऑब्वियसली PA नॉट की हाइट पे नहीं होगा, बिकॉज हर एक मटेरियल के लिए वेपर प्रेशर जो है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर जो XA की वैल्यू 0 है तो उस पर वैल्यू PB नॉट है, ये कोऑर्डिनेट आ गया। और 1 पे 0 है यानी ये कोऑर्डिनेट आ गया। तो अब अगर हम इसको यहाँ से मिला देंगे, यहाँ पर ये भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, ये वाली लाइन जो है इक्वेशन नंबर 1 से आई है, ये वाली लाइन इक्वेशन नंबर 2 से आई है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर थर्ड लाइन के नीचे मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ वैल्यू, XA की वैल्यू को हम 0 और 1 प्लेस कर सकते हैं और PS की वैल्यू क्या आएगी? XA की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी PB नॉट और XA की वैल्यू को जब हम 1 कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी PA नॉट। वीडियो को पॉज करके आप ये वैल्यूज़ प्लेस करके देख लीजिए। कैलकुलेशन खुद करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो हमारा जो एक पॉइंट आया वो आया 0 PB नॉट और एक और पॉइंट आया 1 PA नॉट। मेरा ख्याल है आपको ग्राफ पे दिख रहे होंगे और उन्हीं दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे हमारी एक थर्ड लाइन और ड्रॉ हो जाएगी इस तरीके से। तो ये एक ग्राफ है जो राउल्ट लॉ के लिए हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया है। और ये सारे ही तीनों कॉम्पोजिशन यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर को कंबाइन करते हुए फॉर्म हो रहा है। इफ़ यू टॉक अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज, जिसको कि हम लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर अगर हम फिर से एक बार बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज के लिए, तो वहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट फार्मूला विल बी ऑफ मोल फ्रैक्शन। और उस फार्मूले के अंदर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर, इनका रेशियो अगर आप करिए तो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज मिल जाएगा। और ये एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ का, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का ये एप्लीकेशन है। वैल्यूज़ अगर आप प्लेस करिए तो वाई ए की जो वैल्यू आएगी वो कहीं ना कहीं XA PA नॉट डिवाइडेड बाई XA PA नॉट प्लस XB और PB नॉट के इक्वल होगी। और वाई बी अगर आपको निकालना पड़े तो वो वैल्यू 1 माइनस वाई ए के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से आप वेपर पे फेज का कॉम्पोजिशन आप फाइंड कर सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग बात करते हैं डिस्टिलेशन की, और जहाँ तक डिस्टिलेशन की बात है, क्या होता है जो लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास है, इसको हीट करने पे ये वेपर सॉल्यूशन में कन्वर्ट होगा और वेपर सॉल्यूशन को कंडेंस करने पे ये फिर से आपको एक लिक्विड सॉल्यूशन देगा।
लिक्विड सोल्यूशन में अगर मोल फ्रैक्शन XA और XB अवेलेबल है तो वेपर फेज में ये जा करके YA और YB हो जाएंगे। यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम है, लेकिन यहाँ पर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि है कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन प्रोसेस में याद रखिएगा मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, एंड दैट्स वाई द रिजल्टेंट मोल फ्रैक्शन XA प्राइम इन द गिवन लिक्विड विच इज कॉल्ड डिस्टिलेट वो YA के एकदम इक्वल होगा, और ऐसे ही XB प्राइम जो है वो YB के इक्वल होगा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वन स्टेप डिस्टिलेशन। इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल्स में क्या करते हैं, एक और एक्सटेंशन डालते हैं। क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि एक लिक्विड सोल्यूशन इज गिवन टू यू, हीटेड अप टू 50 डिग्री सेल्सियस, वेपर्स आर कलेक्टेड एंड कंडेंस, एंड लिक्विड फॉर्म्ड इज ब्रॉट टू सेम टेम्परेचर अगेन। मतलब आप समझ गए, ये जो लिक्विड सोल्यूशन है ना XA प्राइम वाला, उसको वापस यहाँ पर रख करके फिर से वेपर्स बनाइए, तो वहाँ पे फिर वो लोग सेकेंड स्टेप के लिए YA प्राइम पूछ लेते हैं। तो इस बात पर भी थोड़ा फोकस रखिएगा कि क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। और अब बारी आ रही है एक न्यूमेरिकल की। छोटा सा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग हमारे साथ आप भी लगाइए। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाना बहुत मुश्किल नहीं होता, बट न्यूमेरिकल के साथ में उसको कैसे करना है उसकी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ेंगे। बेंजीन एंड टॉलिन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन होना ज़रूरी है ताकि आप राउल्ट लॉ एप्लीकेबल कर पाएँ। आगे कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड टॉलिन। तो आपने सबसे पहले यहाँ नोट करना है कि वेपर प्रेशर ऑफ ओरिजिनल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो कि 50.71 mm ऑफ Hg ऐसा गिवन है, और इसी के साथ वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन जो दिया हुआ है वो 32.06 mm ऑफ मरकरी कॉलम है। इसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, और इसको अंडरलाइन करिएगा, कहाँ निकालना है आपको, वेपर फेज में। इफ आगे लिखा हुआ है 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्सड विद 100 ग्राम ऑफ टॉलिन, तो मास ऑफ बेंजीन जो दिया है वो कितना दिया है, 80 ग्राम्स, और मास ऑफ टॉलिन जो दिया है वो दिया हुआ है इन्होंने 100 ग्राम्स। अगर आप बेंजीन की बात करिए तो वो होता है C6H6, और टॉलिन की बात करिए तो वो C7H8 होता है। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ये हो जाएगा 72 + 6 78, और इसके लिए 84 + 8 यानी कि 92। इसलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने आ जाएंगे, वो आएंगे 80/78, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन जो आएंगे वो कितने आएंगे, 100/92। मैंने इसको हॉरिजॉन्टली लिख लिया है, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, आपके पास वर्टिकल जगह होगी तो एक के नीचे एक लाइन बार आप मेंशन करेंगे। और अब आइए निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, जो कि होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन। मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हो गए, 80/78 होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 80/78 प्लस दूसरा कितना है, 100/92। अब ये कैलकुलेशन देख के काफ़ी टेक्निकल लग रहा है, लेकिन इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर न्यूमरेटर वाली जो चीज़ है उसको डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए। तो ये बचेगा 100/92 इंटू 78/80। थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन, और यहाँ से इसका जो है हम लोग मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेंगे, थोड़ा सिंपलीफाई करके इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। मैं यहाँ पर जल्दी से इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। याद रखिएगा आप अपने कैलकुलेशन मैनुअली करिए। कैलकुलेशन करना हमेशा एक
कॉन्फिडेंस का काम होता है, बाकी उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जहाँ पर आपको कोई ऐसी दिक्कत हो। तो ये जो है ये सॉल्व हो करके 1/2.0598 आ रहा है। ऐसा कुछ ये वैल्यू आ रही है। आप इसको कैलकुलेट करके सिंपलेस्ट फ्रैक्शन के टर्म में ही रख लीजिएगा, डेसिमल में चेंज मत करिएगा। और अब आसान है, सबसे पहले हाँ ये ज़रा ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पहले बेंजीन का वेपर प्रेशर पार्शियल, फिर टॉलीन का पार्शियल वेपर प्रेशर, फिर टोटल वेपर प्रेशर, ये तीन चीज़ें, जो कि होगा क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू पी बी नॉट के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपने निकाल रखा है, ये हो गया 1/2.058 और मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में क्या आएगा 50.71। इसी तरह टॉलिन के लिए हम लोग 1-XB इंटू पी टी नॉट करके इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और पी एस क्या होगा, वो हो जाएगा बेंजीन प्लस टॉलिन का मोल फ्रैक्शन। और फाइनली जो क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, जो कि वैल्यू हो जाएगी सीधे पी बी डिवाइडेड बाई पी एस। तो जो वैल्यू पी बी की आएगी, जो वैल्यू पी एस की आएगी, उसको यहाँ पे प्लेस कर दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। याद रखिएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो ये लेस देन 1 होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, और वो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि क्योंकि मोल फ्रैक्शन आप अगर वेपर प्रेशर पर नज़र डालिए तो बेंजीन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और टॉलीन का वेपर प्रेशर कम है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टॉलीन का मोलर मास 92 है, इसलिए उसका वेपर प्रेशर जो है वो कम होना बनता भी है। तो आप जब कंपेयर करोगे तो आपको ये दिखेगा कि जो लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन है और उसको जब वेपर फेज के कॉम्पोजिशन से कंपेयर करोगे, क्योंकि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है इसलिए वेपर फेज पर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बढ़ गया होगा और टॉलीन का मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक कैच है, यहाँ से आप इस आंसर को मैच कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बचा हुआ है, ये खुद से कर लीजिएगा एक बार। और आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल की तरफ। और ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 90 mm एंड 15 mm of mercury if A and B are mixed such that mole fraction of A in the mixture is 0.6. The mole fraction of B in vapor phase is x into 10 to the power minus 1. Find the value of x in nearest integer. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना। तो सबसे पहली बात इन्होंने दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए यानी कि पी ए नॉट, और पी ए नॉट की वैल्यू 90 है, और इसी तरीके से जो पी बी नॉट है उसकी वैल्यू इन्होंने 15 दी हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि मोल फ्रैक्शन बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये मोल फ्रैक्शन किसका है, ए का, और वो कितना है 0.6। अगर ए का आ गया तो बी वाला अपने आप आ जाएगा 0.4। सबसे पहले पी ए फाइंड करिए, पी ए हो जाएगा एक्स ए पी ए नॉट, एक्स ए कितना है 0.6, पी ए नॉट कितना है 90, ये हो जाएगा 54 mm ऑफ एच जी कॉलम। इसी तरह से हम पी बी की वैल्यू काउंट करते हैं, जो कि होगी एक्स बी पी बी नॉट, जिसकी की वैल्यू होगी 0.4 इंटू 15, और ये वैल्यू आ जाएगी 6 mm ऑफ एच जी। इस हिसाब से जो पी एस कैलकुलेट होकर के आया वो आ गया। फॉर्मूले सब जगह लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूले कहीं भी ऐसा नहीं करिए कि कोई फॉर्मूला मिस हो जाए आपसे। तो ये हो गया 60 mm ऑफ मरकरी कॉलम। अब इन्होंने कहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी चाहिए, तो वाई बी की वैल्यू चाहिए, जो कि होगा क्या
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल वेपर प्रेशर। पी बी की वैल्यू कितनी है, पी बी है 6 और टोटल वेपर प्रेशर कितना है 60। इसका मतलब वैल्यू आ गई 1/10 या 10⁻⁻1। अब ये जेई मेंस के क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं। आपका आंसर ये आ रहा है, क्या हम इस आंसर को 1 × 10⁻⁻1 पढ़ सकते हैं? और अगर कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आपको 1 आ जाएगी। यही आपका आंसर है। क्लियर हो गया? आसान सा सवाल है। इस क्वेश्चन और इससे पहले वाले क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। बस अंतर ये है कि इस वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने थोड़ा डेटा इजी ले लिया है, कैलकुलेशन बच गया है। अब एक ये क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? ये कह रहा है कि 300 केल्विन टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ हेक्सेन एंड 3 मोल्स ऑफ हेप्टेन इज 550। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक है हेक्सेन जो कि है 1/1+3 मोल फ्रैक्शन यानी 1/4, और दूसरा है हेप्टेन जो कि होगा 3/4, और इस टाइम पे प्रेशर है 550 mm। सोल्यूशन का प्रेशर है। लैंग्वेज पढ़ते टाइम मिस्टेक मत करिएगा। आगे कह रहा है इफ 1 मोर मोल ऑफ हेप्टेन इज एडेड, ध्यान दीजिएगा, ये टू दिस सोल्यूशन है, ये टू दिस सोल्यूशन। तो हेक्सेन का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बताइए? हेक्सेन के मोल तो 1 ही रहेंगे, लेकिन हेप्टेन का 1 मोल बढ़ा दिया, यानी टोटल वैल्यू 1/5 हो गई। और हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। 3 थे 4 हो गए, ठीक है। और अब की बार जो पी एस प्राइम है यानी कि नया है, उसमें लिखा हुआ है सोल्यूशन इज इंक्रीजेस बाई 10 mm, यानी कि ये वैल्यू जो है वो 550 के बजाय 560 हो जाएगी। दोनों ही क्वेश्चन जेई मेंस के हैं ये। व्हाट इज द वेपर प्रेशर इन mm फॉर एन हेप्टेन इन प्योर स्टेट? इसका मतलब हेप्टेन का प्योर स्टेट में प्रेशर पूछा है, तो दो इक्वेशन बन जाएंगी, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मान लेते हैं हेक्सेन के लिए जो वेपर प्रेशर है वो x है, और हेप्टेन के लिए जो वेपर प्रेशर है वो y है, ठीक है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा? पहले इक्वेशन में 550 की वैल्यू जो है वो 1/4x प्लस 3/4y ऐसा बनेगा। और दूसरे इक्वेशन में क्या होगा? 560 इज इक्वल टू 1/5x +4/5y ऐसा बनेगा। और आपको आंसर किसका रिपोर्ट करना है? हेप्टेन का रिपोर्ट करना है। यानी आपको जो आंसर में मार्क करना है वो y की वैल्यू को मार्क करना है। तो ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y की वैल्यू आ जाएगी, है ना? y की वैल्यू आ जाएगी ना? क्या लिखेंगे? 550 इंटू 4 माइनस 560 इंटू 5 इज इक्वल टू 3y-4y, या y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 560 इंटू 5 माइनस 550 इंटू 4। जहाँ तक हो सके कॉमन वगैरह ले करके काम किया करिए, थोड़ा आसान हो जाता है। तो अगर हम इससे 50 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ केवल 56 बचेगा, माइनस यहाँ पर कितना बचेगा? 50 मैंने कॉमन ले लिया है, 44 बचेगा। सॉल्व करने पे ये कितना बचा? 600। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग बहुत आसानी से न्यूमेरिकल्स में, हाँ एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में जितना ज़रूरी फॉर्मूला जानना है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस न्यूमेरिकल को सेंस कर पाओ जिसकी बात की जा रही है।
और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं हमारे जो यहाँ पे ये वाली इक्वेशंस तो बिल्कुल सही बना लेते हैं, इसमें उनको कतई दिक्कत नहीं होती है, इक्वेशंस तो उनकी सारी सही हो जाती हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है जब वो सॉल्व करने चलते हैं, तो इतना फैला लेते हैं वो कैलकुलेशन को, इतने मल्टीप्लाई, इतने डिवाइड कर देते हैं कि वो वैल्यू आते आते भी गलत हो जाती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, कैलकुलेशन करिए, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा करके करिए। दिमाग लगा के कैलकुलेशन करने पे फ़ायदा ये होगा, देखिए आपके सामने है, कोई बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करना, कोई बड़ा डिवाइड नहीं करना, और हर चीज़ उसी पेज पे करिए, किसी और पेज पर मत करिए। किसी भी और पेज पर हम कोई और कैलकुलेशन नहीं करेंगे, वी डू ऑन द सेम पेज। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, एक मैसेज इसमें है आपके लिए। याद रखिएगा, जब मोल फ्रैक्शन की बात आएगी, तो मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला होता है क्या? x इज इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। जिसको कभी कभी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये एन अपॉन कैपिटल एन भी लिख दिया करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कब रिड्यूस होगा और कब नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इस केस में जब स्मॉल एन की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी कैपिटल एन से, तो मैथ्स कहती है कि स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी हो, कैपिटल एन यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो एन अपॉन कैपिटल एन प्लस वन बन जाएगा। और क्या कहती है? कहते हैं कि सिंस स्मॉल एन इज़ वेरी वेरी लेस देन कैपिटल एन, इसलिए अगर दोनों तरफ कैपिटल एन से डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू आ जाएगी वन से बहुत छोटी। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये ऑलमोस्ट वन हो जाएगा। बट इस सिचुएशन को समझ लीजिए, ये सिचुएशन तब है जब ये जो रेशियो है ये कम है 10⁻³ से, या बराबर है या उससे भी कम है। अगर ये रेशियो इस ऑर्डर में नहीं है तो फिर आप ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, और उसका ये बेस्ट एग्जांपल है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया हुआ है, और हर एग्ज़ाम में, हर स्कूल में कभी ना कभी ये क्वेश्चन आता ही है। इसमें खास एक बात है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बात की गई है, तो सोल्यूट यहाँ पे क्या है? नॉन वोलेटाइल। तो आइए ज़रा एक मिनट पहले नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं, और फिर जो है हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर ब्लैंक पेज है मेरे पास। तो नॉन वोलेटाइल, इफ सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, तो बात करते हैं। इफ सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? इट विल नॉट फॉर्म वेपर्स। और अगर वेपर्स ही नहीं बनेंगी तो फिर उस केस में जो वेपर प्रेशर आएगा वो भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। लेट्स से ए इज सोल्यूट, इन अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। तो फिर अगर हम बात करते हैं पीएस की, जिसका कि फॉर्मूला हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे, एक्स ए पी ए नॉट प्लस एक्स बी पी बी नॉट। अगर ए नॉन वोलेटाइल हो गया तो क्या होगा? उस केस में फिर सीधे वैल्यू एक्स बी पी बी नॉट आएगी, जिसको कि हम वन माइनस एक्स ए और पी बी नॉट लिख सकते हैं। ये वैल्यू पी एस के इक्वल है। इस हिसाब से जो पी एस आएगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा। फिर से एक बार यहाँ पे समझ लीजिए, जो पी एस है वो क्या है? वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जो पी बी नॉट है वो क्या है? वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और जो वन माइनस एक्स ए है वो क्या है? वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ
वोलेटाइल कंपोनेंट। वैसे आप चाहो तो इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हो, बट बुक्स में एक और थोड़ा इजी फार्मूला दिया होता है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। वैल्यू क्या होगी, 1 - XA के इक्वल, और अगर शिफ्ट कर दीजिए तो 1 - PS/P0 की वैल्यू मोल फ्रैक्शन के इक्वल, या P0 - PS/P0 की वैल्यू सीधे मोल फ्रैक्शन के इक्वल। और आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन को भी ब्रेक कर सकते हो, और वो हो सकता है P0 - PS/P0, जो कि इक्वल हो जाएगा N/N+N के। यहाँ पर आपको पता है स्मॉल n और कैपिटल N हम लोग पहले ही अंडरस्टैंडिंग बना चुके हैं। कैपिटल N विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और स्मॉल n विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और एक बार वाला पीछे का फॉर्मूला जो है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है ये वाला न्यूमेरिकल? यहाँ पे कह रहा है 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज मिक्सड इज एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो केस नंबर 1 के लिए जो वाटर हैज़ अ वेपर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 2.9 है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लिख लीजिए, P0 - PS/P0 इज इक्वल टू N/N+N। इसके ऊपर अगर वर्किंग करिए तो पहले केस के हिसाब से P0 तो हमको गिवन नहीं है, लेकिन PS गिवन है 2.8, और डिवाइडेड बाई P0 गिवन नहीं है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो वो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई x होल डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई x प्लस 90 डिवाइडेड बाई 18। 18 5 जा हो गया, यानी सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन बन गई क्या, P0 - 2.8 होल डिवाइडेड बाई P0 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 5x/30। थोड़ा और सॉल्व कर लें तो ये बन जाएगी क्या, यहाँ लिख देता हूँ सामने, 1 - 2.8 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 5x। उम्मीद है समझ में आया होगा। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अच्छा, दोबारा में कह रहा है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सोल्यूशन। मतलब पहले था 90 ग्राम और अभी 18 ग्राम और ऐड कर दिया। ठीक है, और जो सोल्यूशन का प्रेशर है वो रेस कर गया 2.9 तक। तो P0 -2.9/P0 इज इक्वल टू 1/1 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x/30, क्योंकि सोल्यूट के अमाउंट में कोई चेंज नहीं किया है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 1 - 2.9 P0 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 6x, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हमारा काम होता है ख़त्म, मैथ्स का काम होता है शुरू। और आपको फाइंड क्या करना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट यानी कि x फाइंड करना है, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि P0 फाइंड करना है। तो x और P0 यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व फॉर x एंड P0। तो यहाँ से आपका दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे, x की वैल्यू और P0 की वैल्यू। ठीक है, आपका मर्जी, आप जैसे चाहो वैसे इसको सॉल्व कर लो। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/P0 को y सपोज कर लो और एक इक्वेशन बना लो, जैसे मन में है सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या एक स्टेप ऊपर जा करके यही वाली लेफ्ट इक्वेशन यहीं से आपको सॉल्व करना इजी पड़ रहा है, यहाँ से सॉल्व करिए। रेशियो मत निकालिएगा, रेशियो निकालेंगे तो फिर आपका आंसर x और P0 के टर्म में नहीं आएगा, उनका रेशियो आ जाएगा, इसलिए रेशियो मत निकालिएगा प्लीज़। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं, ये
बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म नया आ गया है और वो टर्म आ गया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो टर्म आया है वो टर्म आया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखिए, इस डिस्कशन से अभी जो पीछे फॉर्मूला आया था उसमें आपने देखा कि पीएस की वैल्यू जो है वो 1 - x पी नॉट ऐसी बनी है। यू नो कि जो x की वैल्यू है वो लेस देन 1 है। अगर x इज लेस देन 1 है तो 1 - x खुद ही लेस देन 1 होगा। इस कंडीशन को अगर आप अप्लाई करते हो तो पी एस अपॉन पी नॉट की वैल्यू जो कि 1 - x है और एक्चुअली लेस देन 1 है, इससे ये पता चल रहा है कि पी एस और पी नॉट को अगर कंपेयर करें तो पी नॉट लार्जर होगा और पी एस स्मॉलर होगा। लेकिन याद रहे ये तभी होगा जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है। फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो अगर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो ये फीजिबल है, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी बहुत वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। अभी हम लोग आगे एक और स्लाइड में वहाँ पे इसी को कंपेयर कर लेंगे कि पी नॉट और पी एस में कौन बड़ा है और क्यों। अभी फ़िलहाल मैथमेटिकली आप इस बात को समझिए, क्योंकि सबसे पहले थ्योरी समझ में आए उससे पहले आपका दिमाग उस स्टेटमेंट को कैप्चर कर ले ताकि आगे के क्वेश्चंस आप कर पाएँ। तो यहाँ पे जो टर्म लिखा हुआ है लोअरिंग नहीं लिखा हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं पी नॉट माइनस पी एस तो ये टर्म जो है दिस विल बी कॉल्ड एज लोअरिंग, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अगर हम इसी में सेम नंबर का डिवाइड कर दें यानी पी नॉट का डिवाइड कर दें तो ये टर्म आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और अभी पीछे वाली स्लाइड में आप देख चुके हो कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट का जो फॉर्मूला आता है वो सीधे मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो हो गया हमारा सवाल, यही तो है मोल फ्रैक्शन के इक्वल। तो हमें बस मोल फ्रैक्शन बताना है, क्या कह रहा है जरा देखिए। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8, 50 grams ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 850 grams ऑफ वाटर। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर, अच्छा यहाँ भी टेक्निकल बात लिखी है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। अगर हम ये वाटर यहाँ से हटा दें तो आप समझ जाओगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। एक्चुअली जब कोई सोल्यूशन, इफ देयर इज अ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो जो वेपर्स आएंगी वो हमेशा वाटर की ही तो होंगी। दैट्स वाई यू कैन से दैट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इन केस ऑफ सोल्यूशन इज फाउंड टू बी डिफरेंट। तो इस क्वेश्चन में दो बातें पूछी हैं इन्होंने। सबसे पहली बात यहाँ पर कह रहे हैं कि पी एस फाइंड कर दीजिए और कह रहे हैं पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को फाइंड कर दीजिए। ये दो चीज़ें ये पूछ रहे हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 60 जो कि यूरिया के लिए है, नीचे भी 50 डिवाइडेड बाई 60 और प्लस 850 डिवाइडेड बाई 18। फिर से वैसे ही सॉल्व कर लीजिए, 1/1 प्लस 850 डिवाइडेड बाई 18 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 50। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 1/1 प्लस 850 बाई 15। नहीं, ऐसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, 170/3। इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाई 173, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। तो एक आंसर तो आपके सामने आ गया 3 डिवाइडेड बाई 173। क्लियर है, एक आंसर तो आपके सामने आ गया। और दूसरे के लिए यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है 23.8 mm, ये प्लेस कर देंगे। तो जो मोल फ्रैक्शन हमने निकाला है वो 3 डिवाइडेड बाई 173 निकाला है।
अब अगर आप कोई ऑब्जेक्टिव पेपर सॉल्व कर रहे हो, देखो सब्जेक्टिव पेपर चाहे स्कूल का हो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, इवन जेई मेंस का, जेई एडवांस में भी अब सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसके अंदर में आपको फिल इन दी ब्लैंक दिया होता है और उसको फिल करना होता है। वहाँ हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते, वी हैव टू बी मोर प्रिसाइज। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके पास कोई सिंगल ऑप्शन में आ रहा है, कुछ कैलकुलेशन में आ रहा है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? एक बार जरा देख लीजिए, यहाँ पर हमने लिखा 3/173 है, तो 173 को हम अगर राउंड ऑफ करके 175 पढ़ लेंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं बात कर रहा हूँ सिंगल करेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो अगर हम इसको 3/0.173 इंटू 10⁻³ ऐसा पढ़ते हैं और राउंड ऑफ करके इसको लिख लेते हैं 3/0.175 इंटू 10⁻³ तो ऐसा बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं होने वाला। लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, स्कूल के पेपर में और जितने भी जेई मेंस में और एडवांस में सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल्स आते हैं उनके केस में ये वैलिड नहीं है। नीट और जेई मेंस के लिए जहाँ केवल सिंगल करेक्ट चॉइस आ रही है वहाँ पर ये बहुत बहुत काम का है। अब अगर आप 0.175 को देखिए तो 0.175 कितना होता है? भाई 350/2 है ये, या 700/4 है। तो कोई भी ले लीजिए, 700/4 ही कर दीजिए इसको। तो क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3/0.7 /4 और इंटू 10⁻³ समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब ये 4 ऊपर जा करके हो जाएगा 12, यानी 120/7 इंटू 10⁻³ और इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। 10⁻³ और फाइनली 1.71 इंटू 10⁻² ऐसा कुछ आंसर आपको मोल फ्रैक्शन का आएगा। या इसको डेसिमल में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0171 के आसपास आंसर आएगा। और याद रहे ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसमें थोड़ा अप्रॉक्सीमेशन है, लेकिन उतने से आपके ऑब्जेक्टिव रिजल्ट में कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल एक ये न्यूमेरिकल है, जरा समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं ये। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इज 0.85, तो प्योर बेंजीन है यानी कि PB0 की वैल्यू दी हुई है इन्होंने 0.85। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि अगर इसमें नॉन वोलेटाइल सॉलिड 0.5 ग्राम ऐड कर दीजिए 39 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है 0.845 हो जा रहा है, यानी PS की वैल्यू कह रहे हैं 0.845 हो जा रहा है बार में। जबकि जो मास है सॉल्यूट का वो 0.5 ग्राम्स है और जो मास है सॉल्वेंट का वो 39 ग्राम है। और यहीं ब्रैकेट में इसका मोलर मास भी लिख लिया करिए, 78 वाला। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मेरा ख्याल है कर लेंगे P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N। ठीक है, वैल्यूज प्लेस करिएगा, अप्रॉक्सीमेशन मत लगाइएगा। अप्रॉक्सीमेशन तभी लगेगा, देखिए अगर अप्रॉक्सीमेशन लगा रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेशन लगा करके आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और फिर कंपेयर कर लीजिए कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर ये सेटिस्फाई है तो आपका अप्रॉक्सीमेशन सही है। और वैसे जहाँ तक हो सके मेरा सजेशन है कि अप्रॉक्सीमेशन मत लगाइए। ठीक है, वैल्यूज़ को प्लेस करते हैं। पहले मोल फ्रैक्शन दोनों के मोल्स निकाल लीजिएगा। इसका मोलर मास हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम इसको 0.5/x होल डिवाइडेड बाई 0.5/x प्लस 39 39/78 1/2 हो जाएगा। और इसको फिर से हम डिवाइड करेंगे तो 1/1 प्लस 1/2 इंटू 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/1 प्लस x आएगा मोल फ्रैक्शन। और यहाँ नंबर आपके सामने लिखा हुआ है कितना, 0.85 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाई 0.85।
तो ऊपर न्यूमरेटर में आ गया 0.005 और डिनोमिनेटर में 0.850, डेसिमल ख़त्म, और 1/1 + x। रेसिप्रोकेट कर दीजिए तो 1 + x की वैल्यू आ गई 850 डिवाइडेड बाई 5, और x की वैल्यू आ गई कितनी, 845/5, 169। ये इसका मोलर मास आ गया, ये इसका मोलर मास आ गया एग्जैक्टली। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब बारी आ रही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, और ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन having non-volatile solute, which depends upon the number of moles of solute, which depends upon the number of moles of solute and independent to their nature। तो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेंगे। आप यूरिया मिलाओ, आप कुछ और मिलाओ, ग्लूकोज मिलाओ, शुगर मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, उससे इनके नेचर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वही सेम रहेंगी। बट ये डिपेंड करती है किस बात पर? ये डिपेंड करती है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड कर जाएगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड करेगी। ये इसकी प्रॉपर्टी है। टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारे पास होती हैं 4, जिसमें से पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया है उसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को काफ़ी डिटेल में पढ़ा है, और इसका जो फॉर्मूला था हमारे पास वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्या होता है वो फॉर्मूला? होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, जिसको कि हम n अपॉन n प्लस कैपिटल N कहते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली n अपॉन कैपिटल N के भी बराबर हो जाता है इफ़ n और कैपिटल N में थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस हो। मैंने बताया 10⁻³ अब ये वाली बात है कि पी नॉट और पी एस में कौन बड़ा है और क्यों, इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है ये। तो यहाँ से ही अगली क्लास शुरू करेंगे। वैसे कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपके लिए लाए थे होमवर्क के लिए, तो इन न्यूमेरिकल्स को आप जो है थोड़ा सा अप्लाई कर लीजिएगा।